में ये नहीं होना चाहिए कि हम किसी बच्चे को छोड़ दें या पीछे छोड़ दें। तो ठीक है, अगर आपके में नहीं है फॉरेनर तो ठीक है, अदरवाइज यही वाला इंग्लिश में मैंने अभी अपलोड कर दिया है और उसका लिंक भी आपको भेजा हुआ है, लेकिन आपका अपना क्लास का भी लिंक मैं आपको भेज दूंगा। चलिए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैंने आपसे बात की थी जो कि आपने पढ़ना था लॉजिकल डेटा मॉडल, और मैंने उसमें आपसे कहा था कि हम टेबल्स में डेटा को रखते हैं। लॉजिकल डेटा मॉडल में क्या होता है कि एक ऐसा मॉडल जो हमने EERD बना ली थी, इनहांस एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम थी। इट हैड द एट्रीब्यूट, एंटिटी क्लासेस एंड रिलेशनशिप, लेकिन वो सब डायग्राम थे, वो सब एक तस्वीर थे। तो उनका एक ऐसा मॉडल बनाया जाना है जो कि डीबीएमएस में फिट हो जाए, यानी डीबीएमएस में टेबल्स बनते हैं। सो वी आर सपोज टू कन्वर्ट दो एंटिटीज या डायमंड्स इनटू टेबल्स। सो वो जो EERD था वो कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल था। आज आपने उसको जरूर दोहराना है, और मैं आपसे बेट कर रहा हूँ कि वो मुझे चाहिए, और आपको आएगा भी, नहीं आएगा तो मुझसे पूछें। तो ओके होता क्या है सर। कि EERD को कॉन्सेप्चुअल मॉडल कहते हैं, और कॉन्सेप्चुअल मॉडल को कन्वर्ट करते हैं लॉजिकल में। अब आपकी ERDs बन गई हैं, सब कुछ बन गया है। तो लॉजिकल मॉडल के 4 स्टेप्स हैं। नंबर 1, रिप्रेजेंट एंटिटी क्लासेस। ईच एंटिटी क्लास बिकम्स अ टेबल। अगर एक स्टूडेंट की क्लास है वो टेबल बन जाएगी, टीचर की क्लास है वो टेबल बन जाएगी। तो अगर 5 क्लासेस हैं, देयर विल बी 5 टेबल्स। अगर सुपर टाइप एक है, 2 सब टाइप हैं, 3 टेबल्स। तो हर एंटिटी क्लास ने टेबल बनना होता है, एंड इट्स एट्रीब्यूट बिकम द कॉलम्स। ये चीजें भी आप दोहराओगे तो याद आ जाएंगी, आखिरी लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। तो पहला स्टेप क्या है कि तमाम के टेबल्स बनाओ। फिर दूसरा, अभी आपने किसी बच्चे ने अगर पढ़ा है तो जवाब देगा कि फॉरेन कीज कैसे जाती हैं एक टेबल से दूसरे में, दूसरे से पहले में। अंधाधुन फॉरेन कीज नहीं जाती। किसी एक बच्चे ने पढ़ा है, ये बता दो मुझे सिर्फ मेरे इत्मीनान के लिए। सर वो रिलेशनशिप्स के ऊपर होती हैं, जैसे बाइनरी रिलेशन। बिल्कुल ठीक। बाइनरी रिलेशन में वन टू वन होता है, और उसके साथ वन टू मैनी होता है, मैनी टू मैनी होता है। वन टू वन में होता है कि दोनों जो टेबल्स की प्राइमरी कीज हैं वो जा सकती है दूसरे टेबल्स में, ठीक है। मतलब एज अ फॉरेन की। और जो वन टू मैनी होते हैं उसके अंदर जो वन साइड वाली होती है एंटिटी क्लास, नहीं टेबल जो होता है वन साइड वाला, उसकी जो प्राइमरी की होती है वो दूसरे जो वेरी गुड, मैनी बस वाला रुक होता जाओ है। रुक जाओ रुक जाओ, ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, तुम ICS तो नहीं हो यार? नहीं सर, मैं इंजीनियरिंग हूँ। अच्छा, प्री इंजीनियरिंग, बस फिर ठीक है, फिर ठीक है। तुमने लेक्चर से ही पढ़ा है या किसी और से भी पढ़ा है? नहीं सर, लेक्चर आप। अच्छा बस रुक जाओ, एक सेकंड रुको, मैं देखूं, ये मेरा ना ब्रॉडबैंड का है। बस ये फीडबैक था। अच्छा अब देखो बेटा, ठीक है, मुझे बेटा ये एक छोटी सी चीज चाहिए थी कि कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली आगे है और वो ICS करके आया है या उसने कोई और कोर्स किया हुआ है, वो मुझे जवाब ना दे रहा हो। मुझे नॉर्मल बच्चे जवाब दें जो सिंपल प्री इंजीनियरिंग वाले हैं। तो नहीं अब सर, मैं ठीक है, प्री मैं मुतमईन इंजीनियरिंग हूँ। हूँ। आप बाकी बच्चे भी पढ़ो यार, बिल्कुल मुझे, बस ठीक हो गया, मुझे यही था कि कोई गलती ना कर रहा हूँ मैं। बाकी बच्चे भी पढ़ो और मुझसे सवाल करो, ठीक है? मुझे ये बेहतर लगेगा कि आप पढ़ के मुझे बताओ। तो चलो, अभी मैं यहाँ से, कोई आया है क्या ये दोबारा? नहीं, अभी नहीं आया। ठीक है, अब देखो हम शुरू करते हैं। अब जब टेबल्स हमारे पास बन गए, हमने फॉरेन कीज उनको जोड़ने के लिए, मैं वही जो बात करता ना कि डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा, और मैंने लॉजिकली रिलेटेड के नीचे एक लाइन लगवाई थी। तो अभी ये जब आप ये पढ़ोगे और मैं इसका एक दोबारा रिव्यू दूंगा, तो फिर मैं आपको बताऊंगा देखो ये आपस में जुड़े हुए हैं, फॉरेन कीज के जरिए बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमारे पास एंटिटी क्लासेस हैं, हमने उनके टेबल्स बना दिए। फिर नंबर स्टेप 2 पे हमने क्या किया? नंबर 2 पे हमने उनकी फॉरेन कीज बना दी, न्यू न्यू टेबल्स बना दिए। और फिर क्या हुआ? नॉर्मलाइज किया। सर ये नॉर्मलाइजेशन है क्या? देखो बेटा, जब हम डिजाइन करते हैं ना तो कभी कभी हमसे गलतियां होती हैं डेटाबेस में, ERD बनाते हुए, टेबल्स बनाते हुए हम गलती कर जाते हैं, और ये बड़ा कॉमन है। और इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जब आप
आईटी कर जाते हैं, आप एससी बीएस एससी कर जाते हैं, सीएस कर जाते हैं, तो उसके बाद आप में और एक आम आदमी में फर्क यही होता है कि आपको गलतियां नजर आती हैं, आम आदमी गलतियां करता है। तो देखो अभी देखेंगे कि हम टेबल बनाएंगे और टेबल के अंदर एरर होंगे, इनॉमलीज होंगी, वो मैं थोड़ा सा टाइम लेना चाह रहा हूँ, बाय कर रहा हूँ टाइम, ताकि लड़के जितने आ जाएं कुछ ना कुछ सीख जाएं। चलो अच्छा, तो अब मैं कह रहा था कि हम उस टेबल के अंदर जो हमने टेबल बनाया है, ये मुमकिन है हमने गलतियां की हुई हो। अब वो हम भी एक गलती कर सकते हैं। अब मैं उसमें डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ, मुझे टेबल इंसर्ट नहीं करने दे रहा, मैं भी आपको दिखाऊंगा कैसे। मॉडिफाई कर रहा हूँ, मॉडिफाई करने में प्रॉब्लम है, डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट करने में प्रॉब्लम है। बेटा होता क्या है कि उस बैड डिजाइन, गलत डिजाइन की वजह से हम मुश्किल में आ जाते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि हमें उल्टा चलाने के बजाय कि वापस जाओ, जाके डायग्राम ठीक करो, फिर आना, इसके बजाय वो क्या करता है कि हमें नॉर्मलाइजेशन के डिफरेंट रूल्स बताता है। अगर यूं है तो यूं कीजिए, दूसरे नंबर पे ये कीजिए, तीसरे नंबर पे ये कीजिए। तो वो तमाम जो एरर्स हैं, वो तमाम जो मुश्किलात हैं, वो खुद ब खुद दूर होनी शुरू हो जाती हैं। अब इसको मैं शुरू करता हूँ। ये आखिरी बच्चा भी आ गया है कोई, तो उसको अंदर ले आते हैं क्लास में। चलो जी, आ जाओ हमजा साहब, और अब वापिस आओ। अच्छा अब देखो, मैं तुम्हें इसको बताता हूँ। देखो बेटा, जो मैंने अभी कहा कि हम डेटा इंसर्ट करते हैं तो मुश्किल होती है, मॉडिफाई करते हैं तो मुश्किल, तो इनफैक्ट इस मुश्किल को हम कहते हैं इनॉमली। तो मैं शुरू करूंगा यहाँ से। ये देखो बेटा, नॉर्मलाइजेशन के पहले मैं आपको इनॉमलीज पढ़ाना चाह रहा हूँ। इनॉमली क्या है? कोई एरर, कोई इनकंसिस्टेंसी, कोई मुश्किल जिसकी वजह से हम डेटा इंसर्ट ना कर पाए, मॉडिफाई ना कर पाए, डिलीट ना कर पाए। तो देखो मैंने उसके रीजंस भी लिखे हैं, क्यों आती हैं एनॉमलीज, क्यों आते हैं एरर्स। अगर आपका डिजाइन गलत हो, और क्या उसकी वजह से नुकसान, रिडंडेंसी आ जाती है, डुप्लीकेशन। ये देखो, ये एक टेबल है स्टूडेंट कोर्स, इसमें रेज नंबर, नेम, क्लास, कोर्स कोड, कोर्स टाइटल, क्रेडिट आवर्स और ग्रेड है। अब अगर आप लोग देखोगे ना, जिनको मतलब मैंने ये चीज पहले करवाई है, तो आप फौरन कहोगे कि सर ये गलत है। कोई बताएगा कैसे गलत है ये? जी सर बेटा। प्राइमरी की रिपीट हो रही है। वेरी गुड। लेकिन कुछ और कोई ऊपरी सी बात, प्राइमरी की तो अंदर है ना, कुछ और लग रहा है कि हमने कोई चीजें गलत बना दी हैं, कुछ और मॉडलिंग में कुछ गलती हुई है हमसे, जिसकी वजह से टेबल गलत बन। चलो मैं सवाल दोहराता हूँ, क्या ये एक ही टेबल होना चाहिए था? नहीं सर, अलग अलग। अलहदा होता तो क्या बनता? आप लोगों को आता है? तो इसमें अलहदा में हम कोर्स कोड और कोर्स टाइटल अलहदा बनाते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। है। हाँ जी बच्चा लोग, अब बताओ, कुछ सुनाई दे रहा है? यस आवाज सर, बेहतर हुई है? अच्छा, बस बीच में एक डिले आना शुरू हो गया था, समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। चलो ठीक है, शुक्र है। बोल दिया करो अगर आवाज आनी रुक गया तो। मेरा सवाल ये था बहुत सिंपल सा, कि अगर मेरे पास ये एक टेबल है, तो आपने जवाब दिया कि सर ये गलत डिजाइन हुआ है, दो बनने चाहिए थे। एक स्टूडेंट का टेबल, रेज नंबर, नेम और क्लास, क्योंकि वो स्टूडेंट के एट्रीब्यूट हैं, और एक अलग टेबल होता सर कोर्स का, जिसमें कोर्स कोड। सर अगेन आपकी आवाज रुक गई है। करो, सर अब आपकी ये आवाज बन गया, फिर नहीं आ रही यार। सर वो रुक जाती है, रुक जाती है बीच में, फिर वो अब भी आई थी एकदम।
फिर चली यार गई ये मेरे आवाज। ख्याल में ना आज एक मसला ये हो रहा है कि शायद अब तमाम चीजें ना वो ऑनलाइन बर्डन बढ़ रहा होगा इस पे, नेटवर्क के ऊपर, पीटीसीएल के ऊपर ना ब्रॉडबैंड पे मुश्किल हो रहा होगा। अब बताओ कोई आवाज बेहतर हुई है? यस सर, अब आ रही है। हाँ चलो, बस अगर कहीं पे जहां पे मेरी आवाज कम हो मुझे बताना। अच्छा देखो, इनॉर्मली क्या है, कोई एरर या इनकंसिस्टेंसी जो डेटा इंसर्ट करते हुए मॉडिफाई करते हुए हमें नजर आए। अब गौर करो, किसी बच्चे ने बोला था कि सर यहाँ पे प्राइमरी की रिपीट हो रही है, देखो 1 1 2 2, यस और नो? यस सर। जी। देखो बेटा, अभी बाद में रूल्स समझाऊंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको ये कहता हूं कि मैंने इसको खत्म करने के लिए एक कॉम्पोजिट की बनाई कि रेज नंबर के साथ किसी और को मिलाऊं। देखो, अगर मैं कहता हूं कि रेज नंबर 1 का मुझे ग्रेड बताओ, तो आपका कोई सवाल होगा मुझसे कि सर रेज नंबर 1 का क्या सवाल होगा? सर किस कोर्स का? वेरी गुड। देखो, तुम कहोगे सर किस कोर्स कौन सा है, तो मैं अगर आपको बोलूं 1 और 242 का ग्रेड बताओ तो बता सकते हो? यस सर। जी सर। और अगर मैं ये कहूं कि मुझे सिर्फ रेज नंबर 2 का ग्रेड बताओ तो बता सकते हो? नो सर। नो सर। नो सर। तो देखो, अब मैं तुम्हें फिलहाल अभी बता रहा हूँ, 15 मिनट के बाद इंशाल्लाह रूल बता दूंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने कॉम्पोजिट की बना ली ताकि ये मसला खत्म करें पहले। अब देखो, रेज नंबर और कोर्स कोड मिलकर कॉम्पोजिट की बना। इसका मतलब है अब मैं 1 को कंसिडर नहीं करूंगा बल्कि पेयर को। आई विल टेक 1 and 242। एंड नाउ इफ आई आस्क यू 1 and 242 का टाइटल बताओ। आईडीएस सर। वेरी गुड। और 1 और 244 का ग्रेड बताओ। सर बी बी प्लस। प्लस। B+। अब जरा बहुत गौर करना सारे बच्चे। और ये देखो, ये इंटरेस्टिंग है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये वाली चीज को लोग कहते हैं सबसे मुश्किल है, और मैं कहता हूँ अगर ये सिर्फ दिल लगा के पढ़ो सबसे आसान और मजेदार है। अब नोट करना, एक नया बच्चा मेरी क्लास में आता है, और उस यहाँ से देखते हैं, ये देखो इंसर्ट करना है उसका डेटा। एक नया बच्चा आया, उसका रेज नंबर है 4, नाम है नईम, और क्लास है BSCS 20। अभी वो हमारे डिपार्टमेंट में नहीं पहुंचा, सिर्फ उसका एडमिशन हुआ है। तो क्या उसके पास कोई कोर्स होंगे? सर अभी तो नहीं होंगे, लेकिन बाद में उसको मिलेंगे। अभी तो हाँ सर, अभी कुछ नहीं है, तो मैंने तो डेटा अभी एंटर करना है। क्या प्राइमरी की कभी भी या प्राइमरी की का हिस्सा कभी भी नल हो सकता है? नो सर। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं जब भी इसका डेटा इंसर्ट करना चाहूंगा और यहां से ये मुझे नल वैल्यू मिलेगी, तो ये कंफर्म है कि ये एंटर नहीं होगा। जब तक आप इसकी वैल्यू नहीं देंगे, ये यहां से इस स्टूडेंट का डेटा एंटर ही नहीं होने देगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक इनॉमली आ गई, जिसको हम कहते हैं इंसर्शन इनॉमली। इंसर्ट करते हुए हमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है, सर मैं स्टूडेंट नहीं एंटर कर पा रहा। क्यों भाई? सर उसका कोई कोर्स ही नहीं है। और इसी तरह मैंने कहा भाई, हम यूनिवर्सिटी में एक नया कोर्स 241 OS और 4 क्रेडिट आवर का ऑफर करना चाहते हैं, आप इसको एंटर कर लें। आपने कहा सर मैं नहीं कर पा रहा। बताओ क्यों नहीं कर पा रहे भाई? सर उसका कोई नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। उसके लिए कोई लड़का, कोई स्टूडेंट अवेलेबल नहीं है। मुझे बड़ा क्लियर समझ में आ गया कि अगर मैं चाहूं तो नया स्टूडेंट एंटर नहीं कर सकता, इफ देयर इज नो कोर्स फॉर हिम, एंड आई कैन नॉट इंसर्ट अ कोर्स इफ देयर इज नो स्टूडेंट फॉर इट। तो इसका मतलब बड़ा क्लियर हुआ कि इंसर्शन अनॉमली तो आ गई, हमें नजर आना शुरू हुआ इसमें एरर है, सर ये डिजाइन गलत है। अब जरा आगे चलिए, ये देखिए बेटा, अब यहाँ पे मॉडिफिकेशन है, तब्दीली। फर्ज कीजिए कि बच्चा अब्दुल्ला जो है या आमिर जो है, इन्होंने ये चौथे सेमेस्टर में आ गए, इन्होंने 18 कोर्सेज पढ़े हुए हैं। तो आपके ख्याल में इस टेबल में आमिर का नाम कितनी दफा होगा? आमिर ने 18 कोर्स पास किए हुए हैं। देखो, आमिर ने एक कोर्स क्वेश्चन पास। दोबारा रिपीट करें। मैं क्वेश्चन ये कर रहा हूँ बेटा कि आमिर ने 5वें सेमेस्टर में आ गया है वो, या चौथे में आ गया है, और उसने 18 कोर्स पास किए हुए हैं। तो इस टेबल में उसका नाम कितनी दफा मुझे नजर आ रहा होगा? 18 दफा सर।
बिल्कुल बिल्कुल ठीक है कि सर टू आमिर इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, टू आमिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, टू आमिर ऑपरेटिंग सिस्टम, टू आमिर डेटाबेस। सो जितने कोर्स पढ़े हैं उतनी दफा उसका नाम नजर आएगा। मॉडिफिकेशन नॉर्मली ये है कि अगर हम किसी रिडंडेंट हो चुका है, ये मल्टीपल टाइम आ रहा है, कॉपीज आ रही हैं। आमिर कहते हैं मेरा नाम आमिर नहीं है, मोहम्मद आमिर है। मेरा नाम आमिर नहीं है, आमिर सईद है। तो अब क्या करना पड़ेगा, मुझे वो नाम कितनी दफा रेज नंबर 2 का चेंज करना पड़ेगा इस टेबल में? 18 दफा सर। 18 दफा। और अगर आप सोचो ये कोई ट्रांजैक्शनल डेटाबेस है जिसके अंदर प्रोडक्ट बिक रही हैं, कस्टमर 50 दफा खरीद रहा है, तो अब वैसा यहाँ तो सैकड़ों चेंजेस हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इसको हम कहते हैं मॉडिफिकेशन एनॉमली। जब मॉडिफाई करते हुए हमें इजाफी काम करना पड़े, हमारे पास एक ओवरहेड आ जाए। तो देखो अब यहाँ पे नाम बदलना है, अब्दुल्ला ने कहा मोहम्मद अब्दुल्ला, और ये भाई साहब पढ़ चुके हैं तकरीबन 7 सेमेस्टर, तो इन्होंने कम से कम 35 कोर्स पढ़े हैं। तो इस वाले रेज नंबर 1 वाले अब्दुल्ला के लिए मुझे 35 दफा मोहम्मद अब्दुल्ला करना पड़ेगा। प्रॉब्लम समझ में आ रही है बेटा या नहीं, पहले तो ये बताओ। जी Yes, सर। sir. वेरी गुड। बस अगर तुम्हें प्रॉब्लम समझ में आ रही है तो उसका रिमूवल अभी नजर आता है। इसी तरह से अगर टेबल की इस साइड पे जाऊं, आपने कहा सर ये आईडीएस की जगह पूरा नाम लिखा करें यार। मैंने कहा चलो लिखते हैं। तो मुझे बताओ कि अगर इस सेमेस्टर को देखो ना, मैं अभी तो मेरे साथ आप लोग तकरीबन 125 से ऊपर बच्चा और 150 से ऊपर, तो इस वक्त मेरे साथ 150 और तकरीबन 150 आईएससी उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले भी हो, तो 300 बच्चा पढ़ रहा है। तो अब मुझे चीज बताना, अगर मुझे ये आईडीएस चेंज करना है, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस सिस्टम, कितनी दफा तब्दील करूं? 300। सर 300 दफा चेंज होगा, क्या गलतियां करवा रहे हैं? तो देखो बेटा, ये गलती थी इस डिजाइन में, हमने गलती की है, इसको अब दुरुस्त करते हैं। अब आगे चलते हैं। डिलीशन इनॉमली, अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी छोड़ गया, हमने अब्दुल्ला का रिकॉर्ड डिलीट करना था, लेकिन ये नोट करो, क्या मैं ये 3 एट्रीब्यूट्स या 3 वैल्यूज मिटा दूं और यहां से 242 आईडीएस रह जाएगा इसके बगैर? नो सर। नो सर सर। सर जो ही आप प्राइमरी की ये वाली वैल्यू मिटाएंगे, आपको पूरी रो डिलीट करनी पड़ेगी, क्योंकि प्राइमरी की का पार्ट जिंदा नहीं रहता, दोनों को रहना होता है, नल नहीं छोड़ सकते। जब ये पूरा मिटेगा, आप तो अब्दुल्ला मिटा रहे थे, यहां से आईडीएस भी मिट गया, 242 आईडीएस भी चला गया। यानी आपके पास कोई और टेबल नहीं है कोर्स का, यही टेबल है। और अगर यहाँ से तमाम वो लड़के गलती से अगर चले जाएं या वो पास आउट हो जाएं और हम डिलीट कर दें उन लड़कों को, तो सारों का रिकॉर्ड उड़ जाएगा कि जनाब अली 242 आईडीएस कोई ऑफर होता था। तो पहली गलती डिलीशन एनॉमली में क्या होता है, हम जो चीज डिलीट करना चाहें, हमने सिर्फ ये 3 डिलीट करने थे, 1 अब्दुल्ला BSCS 18, लेकिन हमें क्या मिटाना पड़ा साथ में, ये प्राइमरी की भी और आगे भी पूरा। तो हमारे से जो हमने मिटाना था उसके अलावा वो भी मिट गया जो नहीं मिटाना था। इसी तरह यहाँ से 244 जावा 3B+ को मिटाना चाह रहे थे हम, और हुआ क्या, साथ ही अब्दुल्ला भी मिट जाएगा। यस और नो? यस सर। डिलीशन एनॉमली ये है कि जो हम मिटाना चाहें उसके साथ कुछ और मिट जाए। देखो ये 3 प्रॉब्लम्स थी, अगर ये तीनों समझ में आ गई है, देखो इंसर्ट करते हुए क्योंकि प्राइमरी की वैल्यू नहीं है अदर पार्ट की, तो हम नहीं कर पा रहे। मॉडिफाई हमें बहुत सारी दफा करना पड़ रहा है। डिलीशन हम कुछ डिलीट कर रहे हैं तो कुछ और भी डिलीट हो रहा है। ये 3 मसले समझ में आ गए? जी सर। बस अब बिस्मिल्लाह पढ़ो और देखो तुम्हें कैसे याद रहेगा इंशाल्लाह। ये देखो नॉर्मलाइजेशन है क्या। नॉर्मलाइजेशन इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। एक वक्त में एक स्टेप करना, याद रखना। जंप लगाने में बड़े बड़े जो सूरमा है ना वो फौत हो जाते हैं कि वो गलती करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलना है। इन विच वी कन्वर्ट अ कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर। यार क्या होता है कॉम्प्लेक्स? टेबल विद इनॉमलीज। जैसे अभी हमने टेबल देखा था पीछे, उसमें इनॉमलीज थी, तो हमने उसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है सिंपल डेटा स्ट्रक्चर में, या ऐसे रिलेशन या टेबल में जिसमें कोई इनॉमली ना हो। बड़ी आसान डेफिनेशन हो गई। एक ऐसा टेबल, उसको अगर जिसके अंदर इनॉमलीज हो, उसको अगर हम कन्वर्ट करें स्टेप बाय स्टेप एक ऐसे टेबल में या टेबल्स में जिनमें इनॉमलीज ना हो, तो उसको हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइज करना क्या है? इनॉमलीज को दूर करना। पहले बताओ ये बात समझ में आती है, डेफिनेशन समझ में आती है? यस सर। शाबाश, एक्सीलेंट। अब देखो जरा इसको पढ़ना। देखो बेटा पहले इसको देख लो, इंग्लिश को छोड़ दो, मैं यहाँ सारा समझाता हूँ। ये मेरा टेबल है और इसमें बहुत सारी इनॉमलीज आई हुई हैं।
तो मुझे नॉर्मलाइजेशन कुछ रूल्स देती है, पहले स्टेप के लिए पहला रूल, फिर दूसरे के लिए दूसरा, तीसरे के लिए तीसरा और सो ऑन। तो जब मैं पहला रूल अप्लाई करता हूँ, मेरे टेबल में जो तब्दीली आती है, जो उसका शक्ल बन जाती है, उसको हम कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। तो देखो पढ़ के देखते हैं, स्टेट और शेप और फॉर्म ऑफ अ टेबल after rules of normalization is are applied on it is known as normal form। यानी जो मेरे टेबल की नई शक्ल नमूदार होगी, जो नई स्टेट नमूदार होगी, जो उसकी नई फॉर्म नमूदार होगी, उसको हम नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। और शक्ल कब बदलती है? जब हम अपने टेबल के ऊपर कोई रूल अप्लाई करते हैं। पहला रूल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, दूसरा रूल सेकंड नॉर्मल फॉर्म, तीसरा रूल थर्ड नॉर्मल फॉर्म। बहुत गौर करना, हमेशा सवाल पूछा जाता है इंटरव्यूज में कि 3NF के बाद क्या आता है, और आपका जवाब देखो ये होता है 3NF के बाद 4NF आता है। हाँ लॉजिकली यही है, लेकिन नहीं आता। 3NF के बाद एक छोटा रूल आता है बॉयज कॉड का, ये है नॉर्मलाइजेशन का रूल, और वो एक साइंटिस्ट बॉयज कॉड के ऊपर है। तो उसको हम कहते हैं, वो रूल क्या है, बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म वाला रूल। जब हम वो अप्लाई करते हैं, जो टेबल की नई शक्ल बनती है, उसको बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। और उसके बाद जब रूल 4 अप्लाई करते हैं, मैं बताऊंगा सब रूल्स क्या हैं। तो 4NF और उसके बाद 5NF। हम नॉर्मली 3NF पे रुक जाते हैं, क्योंकि बहुत जब हम नॉर्मलाइजेशन ज्यादा आगे जाते हैं ना, टेबल डीकम्पोज होते हैं, टूटते जाते हैं। तो ज्यादा टूट जाएंगे तो क्यूरी कॉम्प्लेक्स होती है। तो नॉर्मली हमें कहा जाता है कि खास लेवल तक रहें ताकि कॉम्प्लेक्सिटी को कम किया जाए। तो हम जहां तक एनॉमलीज खत्म होती है, नॉर्मली 3NF तक ही हो जाती है, तो हम रुक जाते हैं। तो नॉर्मल फॉर्म समझ में आई कि टेबल की शक्ल बदलेगी। अब जरा हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये देखो। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन क्या है, रूल क्या है? A relation is said to be in first normal form if it has no repeating group in it। इसके अंदर रिपीटिंग ग्रुप नहीं होना चाहिए। जरा मैं आपको दोबारा वापस लेके चलता हूँ, ये देखो टेबल था, रूल 1 अप्लाई करना है। अगर इस टेबल के अंदर रिपीटिंग ग्रुप है तो इसमें से रिपीटिंग ग्रुप निकालूंगा रूल 1 के तहत, और जो नई शक्ल बनेगी वो 1NF कहलाएगी। तो वो क्या कह रहे हैं, एज दिस रिलेशन एज रिपीटिंग ग्रुप। देखो कैसे चेक करते हैं, जरा सब बच्चे जो बैठे हुए वो तो भी देख लो ना। रेज नंबर 1 के लिए कितने नाम मिल रहे हैं? रेज नंबर 1 के लिए एक ही नाम मेरा सर। ठीक हो गया। कितनी क्लासेस मिल रही हैं? क्लास एक ही सर। एक ही। कितने कोर्स कोड? दो। तो ये देखो मेरा बेटा, ये हो गया मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। याद आया? जो प्राइमरी की एक वैल्यू के लिए एक से ज्यादा वैल्यू रखता हो या दे सकता हो। हाँ या नहीं? ये देखो दो दो वैल्यूज दे रहा है, चार चार। समझ में आता है? यस सर। इसी तरह देखो टाइटल भी एक से ज्यादा दे रहा है, क्रेडिट आवर्स भी एक से ज्यादा। अब तुम नोट करो, इसका मतलब ये मल्टी वैल्यूड है, हाँ या नहीं? यस सर। जी और सर। आपने कहा था अगर मल्टी वैल्यूड का आपस में कोई एसोसिएशन हो तो उसको कहते हैं ये तीनों मिलकर दोस्त बन गए, ग्रुप बना रहे हैं, रिपीटिंग ग्रुप बन रहा है। याद आया? यस सर। तो अब देखो रिपीटिंग ग्रुप के लिए उसने कहा था कि अगर तुम्हारे पास रिपीटिंग ग्रुप है तो ये टेबल टेबल ही है, ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, इसमें एनॉमलीज होंगी। तो अब वो कहेगा कि इसको कैसे ठीक करें। उसने कहा जी ये इसमें रिपीटिंग ग्रुप है तो ये 1NF में नहीं है। सोल्यूशन देखो जरा, हाउ टू रिमूव रिपीटिंग ग्रुप। ट्राई टू मेक अ कॉम्पोजिट प्राइमरी की टू रिमूव रिपीटिंग ग्रुप। ये मैंने बिल्कुल अभी जान के किया था। ये देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे देखो, ये मेरे पास यही टेबल था और मैंने ये किया था। और वो क्यों किया था, मैं इसको 1NF में लाना चाह रहा था। तो अब इसने रूल के तहत मुझे बताया, मैं इसलिए रुक गया था। अब देखो रूल ने मुझे बताया है कि अगर इसमें रिपीटिंग ग्रुप है तो कोशिश करो कोई दो एट्रीब्यूट मिलाओ, और जब उन दोनों की वैल्यू पुकारो तो तुम्हें किसी भी एट्रीब्यूट की एक से ज्यादा वैल्यू ना मिले। अब अगर मैं कहूं 2 और 242 का टाइटल बताओ तो कितने बताओगे? सर एक। एक। आईडीएस आएगा सर। तो अब तुम्हें समझ में आना शुरू हुआ कि अच्छा ये कुछ भी नहीं था, बिल्कुल बच्चे गाना गेम थी। अगर रिपीटिंग ग्रुप हो जैसा कि इसमें है तो हम कोशिश करते हैं दो एट्रीब्यूट्स को मिलाएं। अगर मैं रज नंबर और नेम को मिलाता, वन एंड अब्दुल्ला का टाइटल बताओ, कोर्स टाइटल। सर वन एंड अब्दुल्ला का कोर्स आईडीएस। नहीं। सर आईडीएस भी और जावा भी। वेरी गुड। बस मैं ये सुनना चाह रहा था कि सर दो दो हैं, हम नहीं बता पा रहे आपको, आप क्या पूछना चाहते हैं। फिर मैंने कहा 1 और BSCS 18 का मुझे टाइटल बता दो। रज नंबर 1 और BSCS 18 का टाइटल बताओ।
कोर्स टाइटल? आईडीएस सर, आईडीएस जावा। तो फिर नहीं बता सकते कि सर दो दो हैं, हम नहीं बता पा रहे आपको। देखो प्राइमरी की का मकसद क्या होता है, कॉम्पोजिट प्राइमरी की का, कि आपको यूनिक वैल्यू मिले। याद आ रहा है तुम्हें मेरा जुमला पुराना जी सर। कि यूनिक? तो अब ये देखो, जब मैं वन और नेम को मिलाता हूँ अब्दुल्ला, तब भी नहीं मिल रहा, इसकी वैल्यू दो आ रही है। वन और इसको मिला तब भी दो, तो मुझे किसको मिलाना पड़ा? 1 and 242 को। जो ही मैंने इन दोनों को मिलाया, मुझे यहाँ से आईडीएस अकेला मिला, मुझे क्रेडिट आर अकेला मिलना शुरू हुआ। तो इस वजह से देखो हमने यहाँ पे ये कॉम्पोजिट की बनाई। तो अभी बताओ, पहले यहाँ तक क्लियर है? सर ये अगर हम वन और आईडीएस को मिलाते हैं उसमें नाम तो हमें दो मिलेंगे। कैसे नाम दो मिल रहे हैं? वो तो रिडंडेंसी है ना बेटा। देखो जब आप वन और कोर्स कोड मिलाओगे ना, तो क्या नाम अलग अलग आ रहे हैं या एक ही आ रहा है? यस सर, अलग अलग। अलग अलग तो नहीं आ रहा। 1 और 242 का क्या नाम है? नहीं सर, नाम अलग अलग, अब्दुल्ला और आमिर। नहीं नहीं, वो तो तब आएंगे ना बेटा, जब मैं बोलूंगा 1 and 242 और 2 और 242। इसको जब मिला के पढ़ोगे 1 और 242, तो आपको दोनों खानों में अब्दुल्ला ही मिल रहा है। तो आप बड़े आराम से हो गए 1 and 242, सर यहाँ पे एक ही है, एक ही है, यहाँ पर तो बिल्कुल ही एक हो गया ना। तो लिहाजा जब इनको दोनों को जोड़े को मिलाते हैं, तो सिर्फ ये वाली एक रो नजर आनी शुरू होती है। जब मैं कहूँ 3 और 242, देखो ये एक पूरी रो नजर आएगी। तो हर सेल की एक वैल्यू मुझे मिल रही है। पहले बताओ यहां तक क्लियर हुआ रिपीटिंग ग्रुप को खत्म करने का तरीका? यस सर। अब जरा गौर करो, ये देखो, ये वापस जा रहा हूं सर तुम की नोट काइंडली करो। दोबारा बताएं। मैं दोबारा बता रहा हूँ बेटा, चलो एक सेकंड रुक जाओ। ये देखो, मैंने कहा था कि जब मैं रेज नंबर अकेला रखता था यहाँ पे, रेज नंबर 1, तो मैं कहता था मुझे नेम बताओ, तो नेम तो दोनों के एक हैं अब्दुल्ला, आसानी थी। क्लास दोनों के एक हैं, लेकिन जब मैं 1 कहता था तो आपको कोर्स कोड 2 मिलते थे, आपको टाइटल 2 मिलते थे, आपको क्रेडिट आवर्स 2 मिलते थे, ज्यादा मिलते थे। जब हमने कहा 1NF में ले सेल की वैल्यू अलग मिले, हमने जब कॉम्पोजिट की बनाई, अब मैं 1 नहीं बोलूंगा, 1 बोलूंगा तो फिर मसला वही है, आईडीएस एंड जावा 4 एंड नो। अब मैं 1 के साथ दूसरी वैल्यू को मिलाऊंगा 242। 1 and 242 को जब हम मिलाकर बात करते हैं, तो हमारे पास एक ही टाइटल आएगा, हमेशा एक ही क्रेडिट आ आएगा 4। जब मैं 2 को 242 के साथ मिलाऊंगा, तब भी एक ही टाइटल आएगा। तो लिहाजा अब वो रिपीटिंग ग्रुप खत्म हो गया, मुझे हर सेल में एक वैल्यू मिल रही है। अब बताओ बेटा, जो रिपीट करने को बोला था समझ में आया? यस सर, थैंक यू सर। अब देखो वेलकम, अब देखो मेरा बेटा, वापस जा रहा हूँ ऊपर। देखो मेरा बच्चा, ये वही टेबल तो नहीं है यार, ये वही टेबल तो नहीं कि अभी हमने, जिसको अभी हमने 1NF में लेके गए थे, ये वही टेबल है। और मजे की बात क्या है, वही प्राइमरी की है, इनॉमलीज हैं, वही प्राइमरी की है, इनॉमलीज हैं, वही प्राइमरी की है, डिलीशन इनॉमली भी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1NF में तो आ चुका है, लेकिन हमने स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। पहले स्टेप में हमने पहला कदम उठाया, कॉम्पोजिट कर लिया, रिपीटिंग ग्रुप खत्म कर लिए। अब देखते हैं कि यार इनॉमलीज कैसे दूर होंगी। यार अभी कोई इनॉमली दूर नहीं हुई, 2NF में जाएं, सेकेंड स्टेप करें। तो देखो अब नोट करो, पहले बताओ बात समझ में आई है मेरी कि नहीं? जरूरी नहीं है कि 1NF के बाद तमाम इनॉमलीज खत्म हो जाएं। 1NF के बाद 2NF होगा, क्या पता उसके बाद भी इनॉमलीज हो, फिर 3NF होगा। बताओ बात समझ में आती है? जी सर। अब जरा गौर से पढ़ो। पहली NF तो हमें पता चल गई कि रिपीटिंग ग्रुप नहीं होने चाहिए। 2NF में क्या है? A relation is said to be in 2NF if it is in 1NF। पहली शर्त वही है कि स्टेप बाय स्टेप चलो, पहले उसको 1NF में लाओ, अगर नहीं है तो लाओ, और अगर पहली कॉम्पोजिट की है तो मजे हो गए। And there is no partial functional dependency in it. We do not know what is partial functional dependency. So let's check, पहले ये देख लें कि ये होती क्या है, फिर 2NF में लाने के लिए इसको रिमूव करते हैं। चेक करो, पहले मैं फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी बताऊं। से वी हैव अ रिलेशन आर, टेबल का नाम आर है, एंड एट्रीब्यूट ए बी सी डी ई, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। इफ ए कैन डिटरमिन, अगर मैं ए की वैल्यू दूं तो डिटरमिन कर दे वैल्यूज ऑफ बी सी डी एंड ई, देन दिस फिनोमिना इज नोन एज फंक्शनल डिपेंडेंसी। अगर मेरे पास एक टेबल में कुछ एट्रीब्यूट्स हों, कॉलम्स हों, मैं एक कॉलम की वैल्यू दूं रेज नंबर, तो मुझे नेम, क्लास, एड्रेस, फादर नेम सब बता दे, तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी। और जो बताए जा रहे हैं
नेम, एड्रेस, क्लास, फादर नेम, यानी BCD, तो वो क्या कहलाएंगे? सेट टू बी फंक्शनली डिपेंडेंट अपॉन ए। यानी देखो, ए डिटरमिन्स BCDE, फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी, प्राइमरी की के ऊपर डिपेंडेंट है चारों, और कहलाएंगे क्या? BCD किस पे डिपेंडेंट है सर? प्राइमरी की पे। वो क्या है सर? वो ए है। ये देखो, ए शो करवाता है BCDE को। पहले बताओ, इतनी बात समझ में आती है? यस सर। एक्सीलेंट। अभी एग्जांपल देखो जरा। एक टेबल है स्टूडेंट का, रैग नंबर, नेम, एड्रेस, क्लास। मैं कहता हूँ बेटा इनमें से नेम प्राइमरी की हो सकता है, डिटरमिन करेगा? आप कहेंगे नहीं सर, एक क्लास में तीन तीन अहमद है, नहीं हो सकता। मैंने कहा एड्रेस, आपने कहा सर एक ही यूनिवर्सिटी में चार चार भाई भी पढ़ते हैं, नहीं हो सकता। मैंने कहा क्लास, आपने कहा सर एक क्लास में 40 बच्चे होते हैं। तो अल्टीमेटली रेज नंबर एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो बाकियों की वैल्यू बता सकता है। तो रेज नंबर डिटरमिन्स नेम, एड्रेस, क्लास। तो ये तीनों के तीनों प्राइमरी की पे डिपेंडेंट है। पहले बताओ, यहां तक बात समझ में आती है? यस सर। यस सर। ये सिंपल प्राइमरी की वाला कॉन्सेप्ट है जो हमने शुरू में पढ़ा था। अब जरा देखो, पार्शियल फिर क्या हुई? पहले ख्याल ये रखना, पार्शियल के लिए पार्ट्स होना यानी कॉम्पोजिट की होना लाजिम है। कॉम्पोजिट की कौन है? जो कि दो या ज्यादा कीज से मिलकर बने। तो देखो, इफ वी हैव अ रिलेशन आर, टेबल का नाम आर है और कॉलम्स हैं उसके ABCDE, और मजे की बात है ए और सी कॉम्पोजिट की है। जो मैं कह रहा हूं कि कॉम्पोजिट की होगी तो पार्शियल की बात करेंगे। तो देखो ABCDE, और कहते हैं एंड पार्ट ऑफ द कॉम्पोजिट प्राइमरी की, एक पार्ट ए है और एक सी है। कॉम्पोजिट प्राइमरी की डिटरमिन्स वन और मोर नॉन की एट्रीब्यूट, जैसा कि ए की वैल्यू मैं दूं मुझे बी पता चल जाए, सी की वैल्यू दूं मुझे डी और ई पता चल जाए। तो वो कहता है ये क्योंकि बी डिपेंडेंट है पार्ट ऑफ द की ए पे और डी और ई पता चल रहे हैं सी से, तो इसके अंदर पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है। अब मैं आपको यहां से बताऊंगा तो फौरी समझ में आएगा। स्टूडेंट, रेज नंबर, नेम, क्लास, कोर्स कोड, टाइटल। अगर आप वापस चलो तो ये टेबल यही है। यही टेबल तो नहीं है? रेज नंबर, नेम, क्लास, यही है। यस सर। कॉम्पोजिट प्राइमरी की है तो प्राइमरी की के कितने हिस्से हैं, कितने पार्ट्स हैं? दो सर। अच्छा सुनो, अब अगर मैं तुम्हें रेज नंबर दूं तो मुझे कोर्स टाइटल नहीं दे सकते, दो दो नजर आते हैं। लेकिन अगर मैं रेज नंबर दूं तो नेम बता सकोगे? यस सर। जी सर। क्लास बता सकोगे? यस सर, क्लास में बता सकता हूँ। अब जरा नोट करो, ये एक हिस्सा है, पार्ट है, और ये पार्ट इसको और इसको बता रहा है, फुल नहीं मांग रहा, कह रहा है पूरी की मुझे ना दो, मैं आधी से तुम्हें दो बातें बताऊंगा। हमने कहा हैरत है यार। तो इसको कहते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। और ये देखो, ये वाला पार्ट अगर मैं कोर्स कोड आपको दूं तो आप मुझे टाइटल बता सकते हो उस कोर्स का? यस सर। यस सर। ये देखो, 242 IDS 242 IDS 242 IDS कैट आर 444। हाँ, ग्रेड मुख्तलिफ है, लेकिन देखो अब क्या हुआ, ये वाले दो एट्रीब्यूट टाइटल एंड क्रेडिट आर डिपेंडेंट अपॉन द कोर्स कोड, ये इस वाले पार्ट पे डिपेंडेंट होना शुरू हो गए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं रेज नंबर 2 का ग्रेड बताओ, तो आप सवाल क्या करोगे ये बताओ? कोर्स सर कौन सा कोर्स कोड? वेरी गुड। कोड। हाँ कि सर मुझे आप इसके साथ, तो देखो अब क्या मतलब हुआ, ग्रेड जो है ना, ये किसी एक हिस्से पे नहीं जा रहा, ये कह रहा है मुझे दोनों की वैल्यूज बताओगे तो मैं पता चलूंगा। तो लिहाजा देखो, ग्रेड फुली डिपेंडेंट है। तो अब जरा नोट करते हैं, यहाँ चलते हैं जरा सा। ये देखो, रेज नंबर बता रहा है नेम और क्लास, पार्शियल डिपेंडेंसी। कोर्स कोड बता रहा है टाइटल एंड क्रेडिट आर, पार्शियल डिपेंडेंसी। लेकिन ग्रेड के लिए चाहिए दोनों, रेज नंबर भी और कोर्स कोड भी, फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। पहले बताओ, अगर अब तुम्हारे पास ऐसी प्रॉब्लम हो तो समझ में आ जाए? यस सर। वेरी गुड। अब जरा नोट करना कि सोल्यूशन क्या होता है। हम सबसे पहले इस टेबल को देखते हैं। ये टेबल था मेरे पास ये, और मैं इसको लिख लेता हूँ, रेज नंबर, एरो, नेम एंड क्लास, कोर्स कोड, एरो, टाइटल एंड क्रेडिट आर, रेज नंबर, कॉमा, कोर्स कोड, एरो, ग्रेड, जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं ये देखो मैंने ये लिखे हैं, इसको रेड कर दिया, इसको ग्रीन किया, ठीक है, और ये दोनों हुए हैं। अब सोल्यूशन क्या है? नाउ वी विल मेंशन ऑल द फुल एंड पार्शियल डिपेंडेंसीज, कर दी हमने। एंड मैंने अंडरलाइन किया, मेक वन टेबल फॉर ईच डिपेंडेंसी, एक टेबल इसका बनेगा स्टूडेंट का,
रेज नंबर प्राइमरी की होगा, नेम और क्लास उसके अंदर होंगे, कोर्स कोड का अलग टेबल होगा, टाइटल और क्रेडिट आर उसके एट्रीब्यूट्स होंगे या कॉलम्स होंगे, और एक तीसरा टेबल बनेगा जिसमें रेज नंबर और कोर्स कोड होगा, जिसमें ग्रेड उसकी नॉन की एट्रीब्यूट होगा। जरा देखते हैं इसको। ये देखो, एक टेबल तो बना रेज नंबर, नेम और क्लास की बेसिस पे। देखो रेज नंबर खुद प्राइमरी की बन गया, और जो उस पर डिपेंडेंट थे उनको नॉर्मल कीज रखा, नॉन की, और स्टूडेंट का एक टेबल बन गया। सवाल चाहिए, क्या इंसर्शन एनॉमली अब आएगी? अगर एक नया बच्चा है जिसने कोई कोर्स नहीं लिया, उसका डेटा इंसर्ट हो सकेगा या नहीं? हो जाएगा सर अभी। यस हो सर, जाएगा सर। हो अब जाएगा। वेरी गुड, देखो ना, अब तुम अटेंटिव हो, अब मजा आ रहा है कि सर अब हो जाएगा, पहले नहीं हो रहा था। तो देखो यहाँ से इंसर्शन एनॉमली गई। आमिर ने कहा मेरा नाम आमिर सईद करें, तो क्या फायदा हुआ, कोई बताएगा? सर समझ नहीं आई, क्वेश्चन रिपीट करना। मैं कह रहा हूँ, आमिर ने जैसे पहले हमें कहा था कि मेरा नाम आमिर नहीं है, आमिर सईद है या मोहम्मद आमिर है, तो उधर प्रॉब्लम आ रहा था मॉडिफिकेशन एनॉमली। यहाँ पर क्या हुआ है ये बता दो, उधर क्या हो रहा था, यहाँ पे क्या बेहतरी हुई है? सर वहाँ पे हमें अगर 300 जगह पे उसका नाम रिपीट हो रहा था तो हमें 300 जगह पे चेंज करना पड़ा, तो यहाँ पे वेरी गुड। ये सर वहां पे क्योंकि डुप्लीकेशन थी, तो वहां पे आमिर का नाम 10 जगह था, 10 दफा तब उसको चेंज करना था। सर अब टेबल बहुत खूबसूरत हो गया है, ये वेल स्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप बन गया, इसमें एनॉमलीज नहीं है, तो सर ये बेहतरीन हो गया। तो देखो ये है, आमिर को सिर्फ एक दफा चेंज करना होगा। और अगर मैं आमिर को डिलीट कर दूं तो क्या कहीं और फर्क पड़ेगा? नो कोई सर। और चीज, सर इसमें कोई और चीज है ही नहीं। तो देखो सब एनॉमलीज 2NF में गायब हो गई। ये टेबल ही ऐसा था कि इसमें जरूरत नहीं पड़ी। तो देखो पहले ये देखो, एक टेबल बना। दूसरे में हमने देखा था कोर्स कोड पे कौन डिपेंडेंट है, टाइटल क्रेडिट आर। कोर्स कोड को प्राइमरी की बनाया, टाइटल क्रेडिट आर्स को लेकर आए। अब देखो CS242 IDS CS2। अब मैं कहता हूं अगर IDS 300 लड़का पढ़ रहा है और हम इसका नाम बदलना चाहते हैं तो कितनी दफा बदलना पड़ेगा? एक दफा सर। एक दफा। तो वो इनॉमली भी गुम हो गई। तो अब मैं समझ में आ रहा है कि हाँ चीजें बेहतर हो रही हैं। और थर्ड देखो जरा, रेज नंबर एंड कोर्स कोड, ये दोनों प्राइमरी की बनेगा। देखो ये भी और ये भी, और ग्रेड इनका नॉन की बनेगा। तो अब जो ताल्लुक है वो ये है कि रेज नंबर 1 जो कि अब्दुल्ला था, वो 242 जो कि इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस था में ए ले रहा है। तो देखो अब समझ में आई बात या नहीं? यस सर। जी सर। तो अगर मैं तुम्हें इसको दिखाना चाहूँ, देखो कितना मजे का हुआ। अब ये रिलेट हो गए हैं, लॉजिकली रिलेटेड। रेज नंबर, मैंने इसको आर नंबर लिखा है, लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर होता है कि रेज नंबर लिखें, लेकिन लिख सकते हैं। तो रेज नंबर से जुड़ गया, कोर्स कोड से जुड़ गया, हाँ या नहीं? यस सर। यस तो सर। अब वो डेफिनेशन आज के दिन वो डेफिनेशन पूरी हुई कि डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली, देखो लॉजिकली जुड़े हुए हैं, टेबल्स अलग हैं लेकिन कीज यहाँ से वहां, वहां से यहाँ आई हुई है, लिहाजा ये इसलिए हो रहा है। पहले बताओ ये बात समझ में आई? यस सर। एक्सीलेंट। अब सुनो, बस ये मैं खत्म कर दिया। मैं रोक क्यों रहा हूँ, मैंने सुबह वाली क्लास को ही बताया है। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि दोस्तों को बताओ कि यार ये जिसको कहते थे ना ICS में और वहाँ बड़ा मुश्किल है, यार ये बिल्कुल आसान है, इसे करना है। ये देखो मैंने तीनों टेबल्स भी बना के तुम्हें दिखा दिए। अगर मैं यहाँ से कहूँ कि यार मुझे सिर्फ ये बताओ, एक मिनट, कोई बच्चा आ गया है। अगर मैं ये कहूँ कि यार मुझे सिर्फ ये बताओ कि आमिर के क्या, किस किस कोर्स में क्या क्या ग्रेड है, देखो तुम क्या करोगे। देखो कैसे डेटाबेस चलती है। 2 रेज नंबर, यहाँ पर आए रेज नंबर में 2 को देखा, यस एंड यस, 2 मिले हैं मुझे। अब मैंने इसके अगेंस्ट कोर्स कोड उठाया, CS242 एंड CS244। इधर से उठ के इस वाले टेबल में गया। 242 क्या है? IDS में सर उसका B है। मैंने कहा 244 में क्या है सर? जावा। जावा में उसका A है। बताओ समझ में आ रहा है इनका रिलेशनशिप, जुड़ा हुआ होना? जी सर। शाबाश, चलो जो आए हो वो तो कम से कम कुछ बेहतरी है ना। अच्छा, अब जिस बच्चे ने मुझे शुरू में जवाब दिया था, जरा मुझे वो हेल्प आउट करे। बेटा जो आप जवाब दे रहे थे कि फॉरेन की का, जरा बताइए अगर बाइनरी मैनी टू मैनी हो तो क्या होता है? वो बच्चा जो कह रहा था कि मैं ICS नहीं हूँ। सर सर मैं था सर, उसके अंदर है कि कहते हैं दोनों की जो प्राइमरी कीज हैं हम उनका एक अलग टेबल बना देते हैं, प्राइमरी कंपोजिट प्राइमरी की।
एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अब सुनो मेरी बात, तुम्हें कुछ फील हुआ कि देखो अगर तुम सही डिजाइन करते, स्टूडेंट का टेबल अलग डिजाइन करते, कोर्स का अलग डिजाइन करते, और फिर अगर उनको टेबल्स बनाते तो एक टेबल स्टूडेंट का बनता, एक टेबल कोर्स का बनता। और जब तुम कह रहे हो कि सर इसमें शर्त ये होती है कि बाइनरी के दोनों तरफ मैनी टू मैनी आ जाएं, तो हम एक नया टेबल बनाते हैं, उसमें इसकी प्राइमरी की को भी प्राइमरी की रखते हैं, इसकी प्राइमरी की को भी, तो ये कॉम्पोजिट प्राइमरी की बन जाती है। तो ये वही तो नहीं बन गया जो तुम पढ़ कर आए हो अपने घर से, जो मैंने तुम्हें रमजान में दिया था। जी सर। और ये ग्रेड क्यों आया 7? क्योंकि ये इस डायमंड पे लगा हुआ था, तो डायमंड पे अगर कोई एट्रीब्यूट लगा हो तो वो 7 आ जाता है। मैं बाकी बच्चों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटा इसको पढ़ो, जो चीज मैं जान के इसको छोड़ रहा हूँ, ताकि कल 3NF कराऊं तो हल्का सा तेज तेज चलते हुए ये भी दोहरा दूं, ताकि किसी बच्चे का लॉस भी ना हो। लेकिन बाकियों से कहो कि सर कह रहे हैं असाइनमेंट जमा करवानी है, अब टाइम लंबा नहीं मिलेगा, रमजान नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आज रात तक तमाम बच्चे नोट्स अपने बनाए और मुझे भेज दें, और ताकि मैं ये कह सकूं कि हाँ जी ये साथ साथ पढ़ रहे थे मेरे। और फायदा उन्हीं को होगा जो बच्चे साथ पढ़ रहे होंगे। नकल करने वाले नंबर ले लेंगे, मैं मानता हूं कि आप धोखा यहाँ तक दे सकते हैं, लेकिन बेटा आपको आएगा नहीं। तो मैं चाहता हूं कि आपको आए। अभी के लिए आपका ये होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सब बच्चे एक स्क्रीनशॉट इसका ले लें। ये कस्टमर और प्रोडक्ट का एक टेबल है, इसको सोचिएगा बैठ के, इसको नॉर्मलाइज करो। ये बिल्कुल वही है जो मैंने अभी पढ़ाया है, लेकिन मैं इसको हल्का सा हिला के देखना चाहता हूँ, और नेक्स्ट क्लास में मैं बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट लाऊंगा। तो पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है? सर ये एक्सेस पे बनाना है या पेज पे? नहीं 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 नहीं, अभी फिलहाल जो नॉर्मलाइजेशन कर रहे हो मेरा बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ आपने कागज पे बनाना है। मेरी बात को समझो। अभी तो हम ना बैठ के देखो, लॉजिकल मॉडल लॉजिकल है, फिजिकल जब हम टेबल्स बनाने शुरू कर देते, ठीक हो गया। तो अभी आप डिजाइन कर रहे हैं, आप ERD से टेबल्स बना रहे हैं, मैंने भी आपको ये टेबल दी है, और मैंने कहा इसको नॉर्मलाइज, तो आप इसको कागज पे नॉर्मलाइज करते, ठीक हो गया? ठीक है सर, थैंक यू। ठीक हो गया। चलो बच्चों, अपनी अटेंडेंस जो है ना टाइप भी कर दो, और आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ताकि हवाई क्लास को बताना कि सर ने आज क्लास 1 घंटे की ली है, और वो इसलिए कि वो चाह रहे हैं कि बाकी लोग तशरीफ ले आए। नॉर्मलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बाद में कहेंगे जी हमें आता